नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं मॉक टेस्ट में आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं। आज कुछ बेसिक बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा पज़ल के रिगार्डिंग। आपका यहां पर पूरा रिवीजन हो जाएगा 5 मार्क्स के पज़ल के लिए, क्योंकि इसमें आपको कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट लाइंस को ध्यान में रखना होता है। वो लाइंस कौन कौन सी होती है ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। और आज आपको वैसे रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आज 26 है, आपका कल एग्ज़ाम है। तो बेहतर यही होगा आज ज़्यादा प्रेशर आप ना लें, है ना। जो चीज़ें आपको नहीं आती हल्का सा रिवीजन उसका कर लो। अब सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं जो चीज़ें आपको आज पज़ल के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो पज़ल के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊँगा, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, जो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे ए बी के दाएं बैठा है। अब जिनको ये नहीं पता, जो अभी भी कंफ्यूज होते हैं ए और बी इसमें पहले किसे बैठाएं, तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ कहा गया है ए बी के दाएं बैठा है, तो आपने हमेशा कॉमा के बाद वाली संख्या को पहले लिख लेना है। तो यहाँ पर देखो बी बैठा है, जो ए है ए बी के दाएं बैठा है। तो जब भी आपके पास दिशा ना दी गई हो तो आपने हमेशा उसे उत्तर मानकर चलना है। दाएं बैठा है तो आप यहाँ पर देखोगे दाएं कहाँ है, दाएं इस ओर है। अब दाएं बैठा है या फिर एकदम दाएं बैठा है, एकदम दाएं बैठा है तो इसका मतलब यहाँ पर ए आएगा। अगर सिर्फ कहा गया है दाएं बैठा है तो यहाँ पर बीच में कोई और व्यक्ति भी आ सकते हैं और यहाँ पर ए आ सकता है, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो जॉइनिंग लेटर होता है और, तथा, किंतु, परंतु, ये इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कहा गया है ए बी के दाएं बैठा है और सी के बाएं तीसरा बैठा है। अब इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता लग चुका है, कॉमे की बाद वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं। जो ए है वो बी के दाएं बैठा है, ठीक है। दाएं लिखते हैं, यहाँ पर दाएं दूसरा बैठा है, ठीक है। तो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आएगी, दाएं दूसरा, तो यहाँ पर ए आ गया। अब यहाँ पर और आया है, और हमेशा पहले वाले व्यक्ति के बारे में कही गई बात होती है, और हमेशा सबसे पहले वाले व्यक्ति के बारे में कही गई बात होती है। तो जो ए है, ए सी के बाएं तीसरा बैठा है, मतलब सी यहाँ आएगा, माफ़ कीजिएगा, सी यहाँ आएगा, सी के दाएं, सी के बाएं तीसरे पे है ना, तो बायां इस ओर होगा। जब भी दिशा नहीं दी जाती है इसे आपने उत्तर दिशा मानकर चलना है ना। तो यहाँ पर आपके पास दिशा दे दी गई थी, उत्तर दिशा मानकर चलना है। दिशा नहीं दी गई थी तो यहाँ पर आपके पास बाएं तीसरा ए आ गया। तो इस प्रकार से इसे बैठाते हैं। और की जो बात कही गई होती है वो पहले वाले व्यक्ति के बारे में कही गई होती है कि ए सी के बाएं तीसरा बैठा है। अब यहाँ और के स्थान पर अगर तथा आए, किंतु आए, परंतु आए, जो भी शब्द आए आपने उसे यहाँ पर पहले वाले व्यक्ति के रिगार्डिंग ही उस लाइन को लेना है। अब बात की जाए अगर यहाँ पर जो कि आता, यहाँ पर ही आपको मैं समझा देता हूँ। अब मान लो यहाँ पर आया है अब यहाँ पर जो या फिर जो कि, इस प्रकार से कुछ शब्द आते तो आपने क्या करना था। जैसे यहाँ कहा गया ए बी के दाएं दूसरा बैठा है, तो इसे तो हम ऐसे ही बैठाएंगे, ए को हम बी के दाएं दूसरा बैठाएंगे। अब यहाँ कहा गया है जो, तो जो के रिस्पेक्ट में जो भी बात होती है वो कही गई होती है जो से ठीक पहले आता है। तो जो से ठीक पहले यहाँ पर बी है, तो ये बात बी के लिए कही गई है। बी सी के बाएं तीसरा बैठा है, तो सी यहाँ आएगा, बाएं तीसरा बैठा है। अब ये तो हो गई बेसिक बातें। अब आपको यहाँ पर, जिसमें बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हैं, जैसे यहाँ पर एक लाइन आती है कि ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, या फिर ए बी के बाएं तीसरा बैठा है, या फिर ए के बाद 2 दिन बाद बी स्कूल जाता है ना, या फिर 2 दिन बाद वो मुंबई गया, या जो भी लाइन आती है 2 दिन बाद की। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात कही जाए, अगर ए और बी के बीच में कहा गया है ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब होता है अगर 3 व्यक्ति बैठे हैं ए और बी के बीच में, तो 1 2 3, उसके बाद यहाँ पर बी आएगा। अगर यहाँ से कहा जाए कि ए के दाएं तीसरे स्थान पर बी है, तो बहुत से बच्चे 1 2 3 यहाँ पर बी को लिख लेंगे, ये गलत है। दायां तीसरा आपने यहाँ से गिनना है, 1 2 तीसरा कहा गया है तो यहाँ पर बी आएगा। ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति है, ये अलग कथन है। ए के दाएं बी तीसरा बैठा है, ये अलग कथन है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब एक वही लाइन कही जाए, जैसे एक मैंने आपको फ्लाइट वाला क्वेश्चन करवाया था, जिसमें बहुत से बच्चों ने कहा कि जैसे उसमें कहा था कि जो फ्लाइट ए है या फिर ए है वो 2 दिन बाद जाता है,
तो बहुत से बच्चों ने कहा सर 2 दिन बाद का मतलब होता है 1 2, है ना, उसके बाद आप यहाँ पर ये जाएगा, मतलब ए के बाद बी जाता है। तो इस प्रकार से 2 व्यक्ति बीच में आएंगे, ये गलत है। गलत क्यों है? 2 दिन बाद कहा गया है, या फिर ये नहीं कहा कि इसमें 2 दिन का गैप है। 2 दिन बाद मतलब 1 दिन हो गया और ये दूसरा दिन, है ना, तो यहाँ पर आपने इस प्रकार से दूसरे को लेना है। आप कहोगे सर इसमें तो 1 ही दिन आया बीच में, ये अलग बात होती है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। 2 दिन बाद का मतलब यही होता है, 2 स्थान उसमें बीच में नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये कुछ बातें होती है जो रीजनिंग में कंफ्यूज करती है। वही बात की जाए, अगर आपके पास यहाँ पर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ पर एक बात आती है डायगोनली अपोजिट। डायगोनली अपोजिट होता है इस प्रकार से, ये डायगोनली अपोजिट होता है। कुछ यही बातें आपको बतानी थी, अब आपने ज़्यादा लोड नहीं लेनी। जो चीज़ें मैंने आपको रीजनिंग में बताई, पजल में, वही मेन वर्ड्स होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स यही होते हैं जो ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। और बाकी मैंने आपको कहा है जो भी पजल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है, जो भी क्वेश्चन होता है एक हिंट ऐसा दिया गया होता है जिसकी पूरी सटीक जानकारी दी गई होती है। एक ऐसा व्यक्ति दिया गया होता है, जैसे 8 व्यक्ति हो या फिर 6 व्यक्ति हो, तो एक ऐसा व्यक्ति दिया जाता है जिसकी पूरी सही कंडीशन दी जाती है। जैसे कि एक वर्ग है, कुछ व्यक्ति बाहर की ओर कुछ अंदर की ओर देख रहे हैं, तो इसमें एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसका दे दिया होगा कि वो देख रहा है अंदर की ओर, या कहा जाएगा वो देख रहा है बाहर की ओर। ऐसी सटीक इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और हमेशा पज़ल को शुरू करने से पहले पज़ल का ये बेसिक रूल होता है कि उसे आप एक बार ध्यान से पढ़ो। जब आप एक बार पज़ल को ध्यान से पढ़ोगे तो वो काफ़ी इजी हो जाती है। शुरू से ही कोई बच्चे क्या करते हैं, ये पज़ल है मान लो, यहाँ से ही उसे बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पहले पज़ल को आपने पूरा देखना है, उसके बाद क्या करना है आपने, जो मैंने आपको बताई थी ट्रिक, इस प्रकार से उस ट्रिक में आपने उन क्वेश्चन को लिख लेना है। जैसे ए के बाएं बी है, बी के बाएं ए है, या फिर फ्लोर बेस्ड है तो ए बी के ऊपर आता है, तो ए जो है वो बी के ऊपर आता है। इस प्रकार से आप इस पॉसिबिलिटी को बना लोगे, क्वेश्चन आसान होता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी। ज़्यादा आपने अब प्रेशर नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन में नहीं जाना है। पज़ल है, आसानी से हो जाएगा, माइंड को आपने वहाँ पर फ्रेश रखना है। बाकी हमेशा यही कहता आया हूँ, जहाँ पर बच्चे गलती करते ही हैं, एग्ज़ाम में कभी भी मैथ और रीजनिंग को सबसे पहले नहीं करना। चाहे आपको लगे कि ये क्वेश्चन आपको आता है, फिर भी इसे पहले ना करें। पहले जीके वाले पोर्शन को, जो थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, उन्हें आपने सॉल्व करना है। और आज के दिन आपने क्या करना है, पज़ल का जो चीज़ मैंने आपको बताया वही चीज़ आपने ध्यान रखना था। बाकी दाएँ और बाएँ में आपको फ़र्क आना चाहिए। एक और बात, अब जो भी हमने क्वेश्चन किए थे पज़ल के, स्क्वायर के, उसमें व्यक्ति थे 8, मान लो व्यक्ति आ गए 9, व्यक्ति आ गए 7, उन्हें कैसे अरेंज करेंगे। जैसे ये स्क्वायर का है ना, इसमें हमने 7 व्यक्ति अरेंज करने हैं, तो 1 2 3 4, ये 4 व्यक्ति आए, 5 6 फिर 7, इस तरह से आपने 7 व्यक्ति अरेंज करने हैं। 9 व्यक्ति आया तो 9 व्यक्ति के लिए क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप यहाँ पर कहीं, यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर लाइन खींच लो या यहाँ पर लाइन खींच लो, इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बस इसका पड़ता है कि आपने ये व्यक्ति जो अरेंज किया है वो एक दूसरे के अपोजिट आने चाहिए, है ना। जो भी 7 या 9 व्यक्तियों वाला क्वेश्चन होता है उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। उसमें आपने, अगर आप व्यक्ति को यहाँ लोगे चाहे यहाँ लो, कहीं पर भी लो, व्यक्ति जो है वो एक दूसरे के सामने, जिस व्यक्ति ने आना है वो आएगा ही, है ना। इस चीज़ का आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। बाकी अलग बात की जाए तो आपने कभी भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना कि आप अपनी मर्ज़ी से सॉल्व कर रहे हो, है ना, ये चीज़ गलत होती है। और क्वेश्चन शुरू कहाँ से करें, अगर कहा गया है कि वो कोने पर बैठा है तब तो क्वेश्चन आपने यहाँ से या फिर यहाँ से शुरू करना है। अगर कहा गया है वो बीच में बैठा तो हमेशा क्वेश्चन यहाँ से शुरू करना है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आपने यहाँ से शुरू करना है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको बतानी थी। अब आपने आज करना क्या है, आप देखो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, आज रात को वो बहुत तैयारी करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे, तो ऐसा आपने नहीं करना है, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। आपने बस आज क्या करना है, अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश होने की ज़रूरत है। आपके दिमाग को आपके रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि कल आप तभी आप बेहतर तरीके से सोच पाओगे, आप पज़ल नहीं रहोगे, है ना। तो इसीलिए आपने क्या करना है, आज आपने ज़्यादा प्रेशर खुद पर नहीं लेना है, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। जो चीज़ आपको आती थी वो आपने पढ़ ली, हल्का सा एक रिवीजन करना है, आपने पूरी नींद लेनी है और सुबह उठकर आपने एग्ज़ाम पर जाना है ना। क्योंकि जो चीज़ आप पढ़नी थी वो आप पढ़ चुके, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो काफ़ी समय से तो आपको जो चीज़ आता है वो आपको आता ही है, ठीक है। एक दिन से पढ़ने से कुछ नहीं होता, बल्कि जो आप चीज़ नई नई पढ़ते जाओगे आप पुरानी चीज़ें भूल जाओगे। एक आपको मैं यहाँ पर सलाह देना चाहूँगा कि रीजनिंग और मैथ में आप आज क्या कर सकते हो कि आप जो बेसिक फार्मूले थे उन्हें आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो। आपने क्वेश्चन नहीं लगाने, आपने बस फार्मूले एक बार देखने हैं कि किस टाइप से किस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है, ठीक है। वो चीज़ें आपने देखनी है। कैलेंडर की शॉर्ट ट्रिक आपने देखनी है। रेलगाड़ी से रिलेटेड जो फार्मूले होते हैं वो आपने देखने हैं। बोट एंड स्ट्रीम के फार्मूले देखने हैं। टाइम एंड वर्क के आपने फार्मूले देखने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के,
सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो चीज़ें हैं इन सब के आपने फॉर्मूले देखने हैं। बाकी जीके आपने एक बार देख लेना है। अब आपने देखना है तो वो देखना है करंट अफेयर। अगर आपने करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो ये सही समय है करंट अफेयर पढ़ने के लिए, है ना। तो आपने हल्की हल्की चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा प्रेशर आपने नहीं लेना है। तो यही आज की वीडियो थी, इसीलिए मैंने आज कोई क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करवाया, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें मैं बताना चाहता था, जो कि मैं बता चुका। आई होप आपको आज तक की वीडियो सभी अच्छी लगती रही होगी। बस यही आपके लिए एक छोटा सा एफर्ट था मेरा। अब मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट कोचिंग क्लास में, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्लास में, ठीक है।